साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। आज की क्लास यह भारत में इक़्तिदारी व्यवस्था के का जो विकास हुआ था, इस क्लास में उसकी चर्चा हम करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि इक़्तिदारी व्यवस्था क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, इक़्ता को जो दो भागों में बांटा गया था उसकी चर्चा हमने की थी। उसके बाद जो दो भागों में इक़्ता को बांटा गया था, जिसे पहला जो इक़्ता है उसे कहा गया इक़्ता ये तमलीक कहा जाता था, और जो दूसरा इक़्ता है उसे कहा गया इक़्ता ये इस्तिग़लाल। ठीक, हमने इसकी चर्चा की। उसके बाद हमने दो शब्द इसमें आए थे पिछली क्लास में। एक शब्द था तौफ़ीर और दूसरा शब्द था फवाजिल। इसके विषय में चर्चा की थी। देखिए, जो तौफ़ीर था वह इक़्ता के अनुमानित आय में जो बढ़ोतरी होती है उसे तौफ़ीर कहा गया, और जो फवाजिल होता था यह इक़्ता से प्राप्त अतिरिक्त आय को ही फवाजिल कहा जाता था। ठीक, तो देखिए, इस क्लास में हम जो भारत में इक़्तिदारी व्यवस्था का विकास जो हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक हमारी इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए, इस पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तभी जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये सब है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, सारी क्लासें आपको फ्री मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। तो यहाँ देखिए, पहला जो भारत में इक़्तिदारी व्यवस्था की बात की गई है, तो यहाँ पे देखिए पहला है मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गोरी की बात करें तो भारत में इक़्तिदारी प्रथा का प्रारंभ मोहम्मद गोरी ने किया था। यही से एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में इक़्तिदारी व्यवस्था का आरंभ करने वाला कौन था? तो मोहम्मद गोरी था। ठीक है, अब आगे लिखा है कि उसने 1192 ईस्वी में ऐबक को हांसी, जिसे कोहराम कहा जाता था, वहां की इक़्ता प्रदान किया। मलिक नासरुद्दीन इतमूर को उक्ष एवं मुल्तान की इक़्ता दी थी। देखिए, भारत में सबसे पहले इक़्तिदारी व्यवस्था को चलाने वाला, लागू करने वाला शासक था मोहम्मद गोरी। जब भारत में 1192 ईस्वी में आता है तो जो हांसी का क्षेत्र है तो उसके साथ थे दो उसके गुलाम भी आए थे, जिसमें एक ऐबक था, दूसरा था मलिक नासरुद्दीन इतमूर। ठीक, तो जो हांसी का क्षेत्र है जिसे कोहराम कहा जाता है, वह जब उसे जीतता है तो ऐबक को वहाँ का इक़्तिदार नियुक्त कर देता है। उसके बाद जो उच्च का क्षेत्र है, मुल्तान का क्षेत्र है, जो नासरुद्दीन इतमूर है उसे यहाँ का इक़्ता प्रदान करता है और कहता है कि आप लोग अब यहाँ पे पूरी व्यवस्था को संचालित करिए। अब आगे देखिए, आगे उसने जो मलिक नासरुद्दीन कुवाचा है, ठीक, को उच्च का इक़्तिदार बनाया था। आगे चल करके ये जो नासरुद्दीन इतमूर है, जो उच्च का क्षेत्र से प्राप्त था, इसे लेकर के मलिक नासरुद्दीन कुवाचा को उच्च का इक़्तिदार बना देता है। आगे लिखे कि ऐबक ने भी इसे विस्तार दिया। जो हांसी कोहराम का क्षेत्र ऐबक को प्रदान किया था मोहम्मद गोरी ने, तो धीरे धीरे जब ऐबक का प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई, उसकी स्थिति मजबूत हुई, सेना को मजबूत किया, तब जाकर के वह जो उसे इक़्ता प्रदान किया गया था उसमें वह जो बगल के साम्राज्य थे, राज्य थे, उस पर वह आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में लेना शुरू किए। अर्थात जो इक़्ता था
उसमें धीरे धीरे वह बढ़ोतरी शुरू कर दिया था। आगे देखिए, उसने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की सबसे महत्वपूर्ण बदायूं का इक़्तिदार बनाया था। ये जो ऐबक है, इसने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत की सबसे जो महत्वपूर्ण इक़्ता है बदायूं, वहां का इसे इक़्तिदार बना देता है। ठीक है सर, यहाँ पे मोहम्मद गोरी जो बदायूं का इक़्तिदार के रूप में नियुक्त करता है, वह इल्तुतमिश को नियुक्त करता है। ठीक, और इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए दूसरा जो शासक आता है भारत में, इल्तुतमिश। ठीक है, अर्थात भारत में पहली बार सुल्तान की पदवी धारण करने वाला जो शासक था वह था इल्तुतमिश। ठीक, अब देखिए इसमें लिखा है, हालांकि गोरी और ऐबक ने इक़्ता व्यवस्था में छिटपुट स्तर पर ही कार्य किया था। ठीक, यदा कदा इधर उधर कहीं अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जो कार्य किए थे, गोरी और ऐबक ने बहुत सीमित मात्रा में इस पे काम किया। लेकिन आगे चल कर के इल्तुतमिश जब आता है, जिसने एक निश्चित नीति के तहत इक़्तिदारी व्यवस्था को अपने प्रशासन का अंग बनाया। जैसे जब गोरी आया तो यहाँ की प्रशासन जो व्यवस्था है उसे बहुत अच्छी भली बात परिचित नहीं था, तो एक नॉर्मल व्यवस्था के तहत यहाँ पे इक़्तिदारी व्यवस्था लागू करता है। तो ऐबक को फांसी का इक़्तिदार बनाया, नासरुद्दीन इतमूर को उच्छ और मुल्तान का इक़्तिदार बनाया। अर्थात इनका जो कार्य क्षेत्र था बहुत सीमित था। लेकिन जब इल्तुतमिश शासक बनता है, वह एक पूरी व्यवस्था बनाता है, एक नीति बनाता है, एक योजना बना करके इस इक़्तिदारी व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से अपने प्रशासनिक सिस्टम में लगाता है और उसे लागू करता है। इसी बात को लेकर के बर्नी जो इतिहासकार कहता है, इल्तुतमिश ने दोआब क्षेत्र में 2000 तुर्क सैनिकों को इक़्ता दिया था। ठीक है, जब पूरी व्यवस्था के साथ इल्तुतमिश इस व्यवस्था को लागू किया, इसी बात को लेकर के जब बर्नी बताने का प्रयास किया तो बताता है कि इल्तुतमिश ने जो वहाँ पे दोआब क्षेत्र है, वहाँ पे जो लगभग 2000 तुर्क सैनिक थे, उनको इक़्ता प्रदान किया। यहाँ पे जो शासक थे, जो राजा थे, उनको इक़्ता प्रदान करने से फायदा ये होता था कि उन्हें सैनिकों को हर महीने जो वेतन प्रदान करने की व्यवस्था थी वो उनको नहीं देनी पड़ती थी। भाई आपको इक़्ता हम दे दिए हैं, आपको एक जो क्षेत्र है आपको दे दिए हैं, आप उसमें से जो आपका उसमें आप कमाई करिए, उसमें जो आप करना चाहे करिए, लेकिन जो आप उत्पादन हो रहा है अपना उसमें खर्चा काट करके जो बच रहा है आप सरकार को लौटा दीजिए। यही उसमें सिस्टम था। ये तो बात रही इल्तुतमिश की। अब देखते हैं आगे चल कर के बलबन जब आता है, इसने इक़्ताओं में ख्वाजा या साहिब ए दीवान की नियुक्ति कर दी। अब देखिए जो इक़्ता होते थे उसमें एक नई व्यवस्था लाई बलबन ने। तो जो इक़्ता थे पहले तो इक़्तिदार के अंतर्गत थे, लेकिन अब उसमें एक अलग से एक पद बनाता है जो ख्वाजा या साहिब ए दीवान के नाम से जाना गया। उसकी नियुक्ति प्रत्येक इक़्ता में बलबन ने कर दी। और जब उसने नियुक्ति कर दी, बलबन ने 2000 अक़्ताओं की जांच कराई। भाई जो 2000 अक़्ता प्रदान की गई थी उन सभी की उसने जांच कराई और पेंशन के बदले इक़्ताओं के पुनर्ग्रहण का आदेश दे दिया। जब उसे लगा कि जो इक़्ता लोगों को प्रदान की गई है यह सही नहीं है, तो उसने इक़्ताओं की जांच करवाई और जिसे लगा कि यह सही है, जिसे इक़्ता सही तरीके से प्रदान की गई है,
उसे कहा कि आप एक पेंशन ले लीजिए, आप अपना जीवन यापन करिए, हम आपकी एकता को ग्रहण कर ले रहे हैं। ठीक, ले रहे हैं। अब आपको केवल पेंशन मिलेगा, आप अपने पेंशन से काम चलाएंगे। ठीक, आगे के परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के सलाह पर उसे यह आदेश वापस लेना पड़ा। लेकिन आगे चल करके जब काफी विरोध होने लगा उसकी साम्राज्य में, तरह तरह के से जो इक्तादार थे उन्होंने दबाव डालना शुरू किया कि यह सही नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। जब चारों ओर से उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा तो दिल्ली का कोतवाल था, नाम था फखरुद्दीन, उससे जब इस बार की जानकारी हुई तो जा कर के बलबन से बताता है, उसे सलाह देता है कि महाराज आप इस आदेश को वापस ले लीजिए, इससे तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। तब जा कर के बलबन कोतवाल फखरुद्दीन की सलाह मान लेता है और जिसका इक्ता उसने छीना था उसे दोबारा दे देता है। अब यहाँ पे देखिए, बलबन ने सैनिक इक्तादारों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया। बलबन क्या किया कि ठीक है इक्ता तो दे दिया, लेकिन उसने जो सैनिक इक्तादार होते थे उनको 3 भागों में बांट दिया, 3 श्रेणियों में उनको बांट देता है। अब यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम बलबन ने ही मुक्ता को अपना एवं अपनी सेना के व्यय का हिस्सा अलग करने के बाद फवाजिल को सुल्तान के पास भेजने का नियम बनाया। तो अब पिछली क्लास में हमने फवाजिल का मतलब बताया था कि जो फाजिल हो रहा हो आपके खर्चे से आप उसे भेज दीजिए। इस व्यवस्था को लागू करने वाला सबसे पहले जो शासक था वह था बलबन। उसने कहा कि इक्तादार आप ये बात समझिए, आप अपना खर्चा काट लीजिए, जो आप सेना रखे हैं उनका खर्चा काट लीजिए। अब उसके बाद जो अलग हिस्सा होता है, जो उससे फाजिल होता है, जो उससे अतिरिक्त होता है, आप उसे सुल्तान के पास भेज दीजिए। इसका बाकायदे एक नियम बनाया बलबन ने। अब देखिए, अब आगे आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जब इसका शासन आता है, इसने क्या किया, इसने छोटी इक्ताओं को खालसा में बदल दिया। जो छोटी छोटी इक्ताएं होती थी जो सबको प्रदान की गई थी उसको खालसा में बदल दिया। खालसा का मतलब सरकारी भूमि, ठीक है। और इक्ता के बदले नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई। तो कहा कि अब हम आपको इक्ता प्रदान नहीं करेंगे, आपकी जमीन हम ले लेते हैं। अब आप ये जो इक्ता वाली जमीन है या सरकारी जमीन हो जाती है। अब जो इक्तादार थे या जो सैनिक होंगे, हम सैनिकों को अब इक्ता के बदले नगद वेतन देने जा रहे हैं और उसने यह व्यवस्था लागू की। तो यहाँ पे आपको समझना है कि अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सैनिकों को नगद वेतन देने की परिपाटी किस शासक ने चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में इक्तादारी व्यवस्था का धीरे धीरे विकास होता रहा। अब यहाँ पे देखिए, जो आगे अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है गियासुद्दीन तुगलक, सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। जब ये सत्ता में आता है तो इसने इक्ता के राजस्व को मुक्ता की धनराशि तथा उसके अधीन सैनिकों के वेतन की धनराशि का स्पष्ट विभाजन कर दिया। अब देखिए, जो सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक है वो क्या किया, एक नई व्यवस्था लाता है इसी इक्ता में कि कहा कि जैसे पहले जो इक्तादार होते थे उनको कोई एक नियम नहीं था कि एक सैनिक को इतना वेतन देना ही है। ठीक, जो इच्छा चाहिए दे दिया, जो नहीं चाहिए नहीं दिया। लेकिन जब सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक शासन सत्ता में आता है, वह किया कि इक्तादार को बुलाया
और कहा कि जो राजस्व इस एकता से मिल रहा है, आप उसमें से एक निश्चित राशि तय कर दी। अगर मान लीजिए 500 रुपये तय कर दिया, आपको 500 रुपये लेना है, आपका वेतन हो गया। उसके बाद अगर एक सैनिक का वेतन मान लो 50 रुपये रख दिया, तो प्रत्येक सैनिक को आपको उसके पद के हिसाब से, अगर निम्नतम सैनिक है 50 रुपये, उससे बड़ा 70 रुपये, तो इस तरीके से आपको उसके पद के अनुसार वेतन देना ही है, आप उसमें से कम नहीं कर सकते हैं। यह स्पष्ट विभाजन करने वाला शासक था सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक। ठीक, अब आगे देखिए, एक शासक आता है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक जब आता है तो एक इतिहासकार है इब्न बतूता, समकालीन इतिहासकार है। वो बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में प्रत्येक इक्ता में 2 अधिकारी नियुक्त होते थे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, जो बलबन था वह तो इक्ता में जो ख्वाजा या फिर जिसे साहिब दीवान कहा गया उसकी नियुक्ति की, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद तुगलक करता है कि प्रत्येक इक्ता में 2 अधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था करता है। अब यहाँ पे देखिए, जो पहला अधिकारी इसमें नियुक्त किया उसने, उसे कहा गया अमीर या फिर इसे मुक्ता कहा जाता है, जो कि एक सैनिक अधिकारी था। ठीक, जो दूसरा अधिकारी होता था उसे कहा जाता था वली उल खराज, अर्थात आर्थिक अधिकारी, जो इक्ता की आय को एकत्रित करता था। इस तरीके से 2 अधिकारियों की नियुक्ति मोहम्मद बिन तुगलक करता है। पहला अधिकारी एक सैनिक अधिकारी होता था और दूसरा अधिकारी एक आर्थिक अधिकारी होता था। ठीक, सैनिक अधिकारी को अमीर कहा जाता था, अमीर के साथ साथ उसे मुक्ता भी कहा गया। ठीक, और जो दूसरा आर्थिक अधिकारी होता था उसे वली उल खराज कहा जाने लगा। जो वली उल खराज होता था, इसका एक ही काम था कि जो इक्ता होती थी वहां से आय को एकत्रित करना। ठीक, वह जाकर के इक्ता में घूमता था, जिससे उसे आय लेनी है, पैसा लेना है, राजस्व लेना है, वहां से जाकर के राजस्व को इकट्ठा करता था। कौन? वली उल खराज। अब लिखिए, दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता में राजस्व वसूली की ठेका, मुकाता प्रथा या इजारी प्रथा की शुरुआत की, जिसके अच्छे परिणाम नहीं रहे। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक एक नया प्रयोग करने शुरू किया। तो यहाँ पे जैसे आर्थिक अधिकारी जो था, ये जो इक्ता में राजस्व इकट्ठा करने का काम करता था, इसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि अब हम कोई काम ठेके पर करेंगे। अब हम जैसे कोई साइकिल स्टैंड है, वहाँ हम ठेका दे दिए कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसके बाद आप जो चाहिए वसूल लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। वही यहाँ पे है कि यहाँ पे राजस्व वसूलने का जो काम है वह ठेका पर वसूला जाता था। ठीक, ये जो ठेका प्रथा है इसे मुकाता प्रथा कहा गया या फिर इसे इजारेदारी प्रथा कही जाती थी। इसी इजारेदारी प्रथा की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। लेकिन आगे चल करके जब यह पूरे साम्राज्य में लागू हुआ तो इसका जो परिणाम निकला ये बहुत घटिया निकला। इसका परिणाम अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो राजस्व वसूलने का काम करने लगे वो किसानों से जबरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा वसूलने का काम करने लगे। इससे किसान परेशान हो गया। लास्ट में जाकर के इस व्यवस्था को वह संभालने का प्रयास किया। अब आगे देखिए, आगे शासक आता फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आता है तो इसके काल में अकता हस्तांतरण की प्रथा कमजोर हो गई, क्योंकि फिरोज तुगलक ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल तक जो इक्ता थी
इसे हस्तांतरित किया जा सकता था। ठीक है, अर्थात हस्तांतरण जो था इसे नहीं किया जा सकता था। भाई जिसको प्रदान किया गया है उसी को रहेगा। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है तो इक्तेदारी जो व्यवस्था है यह वंशानुगत बना दिया कि अगर हमारे पिता को मिला है तो उसके बाद बेटे को मिलेगा, फिर बेटे के बेटे, इसी तरीके से यह प्रथा चलनी शुरू हो गई। ठीक है, ये पूरी व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इक्तेदारी व्यवस्था वंशानुगत बना दी गई। आगे देखिए, पुनः भूमि के माध्यम से वेतन देना प्रारंभ कर दिया गया जिसे वजह कहा गया। जिसे जब इक्तेदारी व्यवस्था को वंशानुगत बना दिया गया और वहां से जो आय प्राप्त होती थी उसी से लोगों को, जो उनके अंदर कर्मचारी काम करते थे, उन्हीं से उनको निकाल करके वेतन दिया जाने लगा। और जो यह वेतन प्रदान किया जाता था उसे वजह कहा गया। आगे दे लिखा है कि उसने इतलाकनामा का प्रचलन किया। फिरोज शाह तुगलक ने एक नई व्यवस्था लागू करता है जिसे कहा गया इतलाकनामा। ठीक है, जो लगान से वेतन प्राप्त करने का नियुक्ति पत्र होता था। भाई आप इतलाकनामा लीजिए, तब जाकर के आपको यहाँ से वेतन रिलीज होता था। ठीक है, अब लिखा है कि मुकाता प्रथा को प्रोत्साहित करते हुए फिरोज ने इस प्रथा का अत्यधिक विस्तार किया। ये मुकाता प्रथा अर्थात इजारेदारी जो प्रथा है ये काफी बड़े पैमाने पर फिरोज शाह तुगलक ने पूरे साम्राज्य में लागू करने का प्रयास किया और इसे लागू भी किया। अब देखिए, जब लोधी काल आता है, ठीक, जब लोधी काल आता है, यहाँ पे लोधी काल में भूमि का पुनर्हस्तांतरण बहुप्रचलित प्रथा हो गई। धीरे धीरे ये जो इक्ता प्रथा है इसे अब एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाने लगा। काफी बड़े पैमाने पर लोधी काल में यह प्रथा आरंभ हो गई। तो लोधी सुल्तानों ने बड़े बड़े भूखंडों को अकताओं के रूप में आवंटित कर दिया। भाई पहले सीमित था, लेकिन जब लोधी काल आया तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े भूखंड को, जो जमीनें होती थी, उनको इक्ताओं को देना शुरू कर दिया। एक विशेषता यह देखी गई कि अब से सेनापति अपने अधीन इक्ता का विखंडन कर उसे अपने सैनिकों को वितरित करने लगे। अब यहाँ पे यह सिस्टम शुरू हो गया कि जो सेनापति होते थे, जो सेना के अधिकारी होते थे, अब उन्हें पावर धीरे धीरे मिल गई कि जो उन्हें इक्ता प्रदान किया गया है वह उसी के माध्यम से पहले सबको वेतन देता था, लेकिन अब वह भी वेतन ना दे करके प्रत्येक सैनिक को थोड़ी थोड़ी जमीन प्रदान कर देता था कि आप उस पर जाइए, खेती करिए, जो आपकी इच्छा करिए, आपको अब केवल हमें सेवा देना है, आप जाकर के उसी पे अपना जीवन यापन उसी जमीन से करिए। यह व्यवस्था बहुत बड़े पैमाने पर लोधी काल में शुरू होती है। आगे लिखा है कि वह अपनी इक्ता में से भू क्षेत्र का राजस्व भी वेतन के रूप में सैनिकों को अपने आवंटित शुरू करना प्रारंभ कर दिया। अब से इक्तादार को आधिकारिक रूप से वजहदार कहा जाने लगा। भाई जो लोधी काल है यहाँ पे इक्तादार को मतलब कानूनी रूप से, आधिकारिक रूप से वजहदार कहा जाने लगा। आगे चल कर के सूर शासकों ने भी अपने अमीरों को वजहदारी इक्ता प्रदान किया। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, वह है स्थानीय प्रशासन। ठीक है, स्थानीय प्रशासन की चर्चा करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन किस तरीके से संचालित होती थी। इसमें देखिए प्रांतों का विभाजन, ठीक, प्रांतों का विभाजन सिकों में किया गया अर्थात जिलों में किया गया। और सर्वप्रथम बलबन ने
1279 ईस्वी में सिख का निर्माण किया। आपको समझना है कि सिख का निर्माण करने वाला अर्थात जिलों में विभाजित करने वाला सबसे पहला शासक था बलबन, जो 1279 ईस्वी में अपने मृत्यु के कुछ दिन पहले ही प्रांतों को सिखों में विभाजित किया। इन्हीं जिलों को लोदी एवं मुगल युग में सरकार की संज्ञा दी गई। भाई सिख का नाम बलबन ने दिया 1279 ईस्वी में। आगे जब लोदी लोग आते हैं, लोदी शासक आते हैं, फिर मुगल शासक आते हैं, इसी सिख को सरकार के नाम से जाना जाने लगा, अर्थात जो जिला होता था उसे सरकार कहा जाने लगा। अब यहाँ पे देखिए, जो सिख जो जिला होता था, इसके जो प्रमुख होते थे उन्हें सिकदार कहा जाता था। अब फिर जो सिख होते जो जिला होता था उसका भी विभाजन किया गया। जिले का या सिख का विभाजन परगना में कर दिया गया। ठीक, परगना में जब इसका विभाजन कर दिया तो इसको लेकर के एक इतिहासकार है अफीम के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने परगना शब्द का प्रयोग किया। अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है कि अफीम पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने परगना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक, अगर मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि परगना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया या किसने किया था, तो अफीम महोदय ने किया था। ठीक, अब देखिए अफीम महोदय कहते हैं कि उसके अनुसार फिरोज के काल में दोआब में 55 परगने थे। अफीम महोदय बताते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसका जो दोआब का क्षेत्र था वहां पे 55 परगने थे। यहाँ आमिल, मुशर्रिफ ये अधिकारी वहां पे नियुक्त किए गए थे। जो परगना था, दोआब का क्षेत्र था, यहाँ पे उसने फिरोज शाह तुगलक ने 2 अधिकारी नियुक्त किया था। पहला अधिकारी था आमिल और दूसरा अधिकारी था मुशर्रिफ। जो आमिल अधिकारी होता था यह परगने का मुख्य अधिकारी होता था। ठीक, जो आमिल होता था जिसकी नियुक्ति फिरोज शाह तुगलक ने की थी, यह परगने का मुख्य अधिकारी होता था। और जो मुशर्रिफ होता था लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है, अर्थात आमिल के नीचे कार्य करने वाला अधिकारी मुशर्रिफ कहलाता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं ग्राम प्रशासन की। दिल्ली सल्तनत, अभी ऊपर हमने स्थानीय प्रशासन की बात की, अब चर्चा करेंगे जो ग्रामीण प्रशासन है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। अब यहाँ पे देखिए सबसे नीचे की प्रशासनिक इकाई ग्राम थी। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे निचली इकाई कौन थी, तो सबसे निचली इकाई थी ग्राम। ठीक, जहाँ पर खूत या मुकद्दम या चौधरी जिसे जमींदार कहा जाता नामक पैतृक अधिकारी नियुक्त होते थे। भाई जो ग्राम था, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे देखने के लिए, शांति व्यवस्था कैसी है, कर वसूलना है, क्या सारा सिस्टम जो वहाँ पे है उसे देखने वाला खूत होता था जिसे मुकद्दम भी कहा गया, इसे चौधरी भी कहा जाता था, जमींदार भी कहा जाता था। एक तरीके से एक पैतृक या वंशानुगत अधिकारी हुआ करते थे। इनकी नियुक्ति सरकार अपनी तरफ से करती थी। अब आगे देखिए, वह अपनी भूमि पर रियायती दर से लगान देते थे। जो अधिकारी थे ये अपने दर पर, जो खुद मुकद्दम या चौधरी थे, जो उनको भूमि मिली थी, यहाँ से एक रियायती दर पर ये लगान सरकार को, राजा शासक को दिया करते थे, जिसे किस्मत एक खूती कहा जाता था। किस्मत एक खूती जिसे कहा जाता था। और दूसरे वह किसान से लगान, सरकारी लगान के जो प्राप्त करते थे उसे हुकूक खूती कहा जाता था। अब आपको समझना है, जो ग्रामीण स्तर पर प्रशासन को संभालने का काम करते थे, पूरी व्यवस्था संचालित करते थे, जो खूत, मुकद्दम या चौधरी या जमींदार जो भी थे, काम एक नाम अनेक,
अभी क्या किए, ये जो इनके ऊपर एक सिस्टम था कि आप लगान को वसूलिए और फिर प्रशासन को या शासक को जो राजस्व है वो वहां पे ले जाकर जमा करिए। तो इनकी जो राजस्व वसूलने की दर थी, जो रियायती दर थी, वो वहां से लगान वसूल करके शासक को भेजते थे, जिसे कहा जाता था किस्मत ए खूती। ठीक है, लेकिन अब ये तो भेज दिए वसूल करके। एक जो मान लीजिए वो एक गांव के ऊपर राजस्व वसूलने का, भैया आप 100 रुपये हमें वसूल करके दीजिए। ऊपर से आदेश आ गया शासक का एक खुद या मुकद्दम को कि हमें 100 रुपये आप इस गांव से वसूल करके दीजिए। तो जो यह मुकद्दम होता था गांव में गया और 100 रुपये वहां से वसूल करके लेके आया। ठीक, वसूल करके लेके आया तो जो वह वसूला गया धन है, वसूला गया लगान है, उससे कहा गया किस्मत एक खूती। ठीक, अब यह किस्मत एक खूती वसूल करके मुकद्दम राजा को भेज दिया। अब क्या करता, जैसे अब दूसरी तरफ अगर चले तो यह जो इतना तो है नहीं कि जो आवश्यकता है शासक उतना ही वसूलेगा। अब यह जो मुकद्दम है, जो खूत है, यह किसान से जो सरकारी 100 रुपये लगान है वो तो वसूल ही लिया, उसके अलावा वो 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये जो वसूल पाए वह वसूल लिया, वो उसका खुद का हो गया। ठीक है, अर्थात सरकार की लगान के अतिरिक्त जो खुद वसूल करते थे लगान, उसे कहा जाता था हुकूक खुदी। ठीक, अब देखिए आगे, अलाउद्दीन ने खूतों का कठोरता से दमन कर दिया। ये जो खूत होते थे मुकद्दम, ये पूरी तरीके से जो ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था थी इस पर कब्जा किए हुए थे। अतिरिक्त वसूल करके 100 रुपये सरकार को दे दिए, 500 रुपये वसूल लिए, 400 रुपये अपने पास रख लिए। तो इससे वो काफी अमीर हो गए थे, इनके पास काफी पूंजी हो गई थी। बार बार जैसे अगर शासन सत्ता या शासक कमजोर होता था, ये निकल के बाहर आते थे, बार बार विरोध करते थे, पार्टियां मनाते थे, शराब पीते थे, शान शौकत से रहते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी देखा कि यही सब विद्रोह करने की जड़ है यहाँ से, तो उसने खूतों मुकद्दमों पर एक कठोरता के साथ उनका दमन कर दिया, सारे अधिकार उनसे छीन लिए कि अब आप यहाँ से कोई भी काम नहीं करेंगे। अब जो खुद मुकद्दम थे, इनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई, इनके पास जो पैसा था सब कुछ छीन लिया, सारे अधिकार छीन लिए इनके। अब इतने मजबूर हो गए खुद मुकद्दम कि इनके घर की जो औरतें होती थी, ये दूसरों के घर में जाकर के चौका बासन करके अपना जीवन निर्वाह करने पर मजबूर हो गई। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खुद मुकद्दम इतने मजबूर हो गए, इतने दीनहीन हो गए कि अब इनके घर कोई व्यक्ति अपनी बेटी का ब्याह करने से हिचकिचाने लगा। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने खूतों का बहुत कठोरता के साथ दमन कर दिया। अब देखिए, उसने उनको लगान व्यवस्था से हटा करके ग्रामों में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी। अलाउद्दीन खिलजी कहा कि भैया आप जो खुद मुकद्दम हो, जो यहाँ पे सब कुछ आज तक वसूल कर रहे थे, अब आपका काम खत्म होता है, अब आप लगान वसूलने का काम नहीं करेंगे, अब हम अपनी तरफ से केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पे भेजते हैं, वही यहाँ पर आकर के लगान वसूलने का काम करेंगे। जो ग्राम में स्तर पे भेजा अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व वसूलने के लिए, उसमें थे आमिल, ठीक, नौसिंदा, सरहंग एवं मुसलसिल।
अर्थात 4 प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। अलाउद्दीन खिलजी तमाम गांवों को भेजता है कि अब आप लोग जाकर के सीधे प्रत्येक गांव से लगान को वसूल करिए। एक बार फिर बताते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रामीण स्तर पर राजस्व वसूलने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। केंद्रीय कर्मचारियों की जो नियुक्ति उसने किया उसमें नाम है आमिल का, नवसिंदा का, सरहंग का, मुसलसिल का। ये प्रशासनिक पद हैं। ठीक, इनकी नियुक्ति करता है। ये जाकर के गांव में राजस्व वसूलने का काम करने लगे। अब देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने पटवारियों की बहियों की निरीक्षण की प्रथा प्रारंभ की। ये जो पटवारी होते थे, जो खुद मुकद्दम थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा आपके सारे अधिकार हमें छीन लिए, लेकिन अब हम जो आपकी बही खाता आपने बना के रखा है, इसमें क्या सही है क्या गलत है। आपने 100 रुपये वसूला है, आपने 150 रुपये वसूला है, 100 रुपये हमें दिया है, आपने झूठ बोला हमें कि हमने 150 वसूला है, आपने वसूला है 500। इस तरीके से जो बही खाता है, जो लेखा पढ़ी का काम वहाँ पे किया करते थे, उन सब की जांच करवाना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पे एक इतिहासकार इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली का काजी बनाया गया था, ये बताते 100 गांवों के मंडल की शासन की एक इकाई शादी होती थी और 84 गांवों के समूह को चौरासियों कहा जाता था। इब्न बतूता बताता है कि जो 100 गांवों का समूह होता था उसे मंडल कहा गया। जो यहाँ पे 100 गांवों के समूह के मंडल पूरी शासनिक व्यवस्था थी, जिसे वह शादी कहता है, अर्थात सदियों कहता है। और बताता है कि जो 84 गांवों का समूह है वह चौरासियों के नाम से जाना जाता था उस समय। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर राजस्व व्यवस्था की बात करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो राजस्व व्यवस्था है वह कैसी थी, यहाँ पे देखिए कि सल्तनत युग की वित्तीय नीति सुन्नी विधिशास्त्रियों की हनीफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। दिल्ली सल्तनत जो राजस्व व्यवस्था थी उसको संचालित करने वाले जो विधि अधिकारी होते थे, जो जैसे मुस्लिम में शिया सुन्नी होते हैं, तो यहाँ पे जो सुन्नी संप्रदाय के लोग थे, इससे संबंधित जो वित्तशास्त्री थे वही राजस्व व्यवस्था संभालने का काम करते थे, वही विधि बनाते थे। तो यही जो सुन्नी विधि जो यहाँ पे वित्तशास्त्री हैं, उनकी एक शाखा थी हनीफी शाखा। इसी हनीफी शाखा के आधार पर वित्त सिद्धांत लागू किया गया था। आगे लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। भाई, अलाउद्दीन खिलजी के पहले जो व्यवस्था इधर चल रही थी वो अव्यवस्थित थी, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आता है, पूरी तरीके से खुद मुकद्दम कार्य को खत्म कर देता है, तमाम प्रकार के नए नए नियम में लगाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी राजस्व व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। आगे चल करके मोहम्मद बिन तुगलक जब शासक बनता है, उसने आज्ञा दी थी कि राजस्व विभाग ने सल्तनत की आय व्यय का विस्तृत ब्यौरा तैयार करी। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित किया, उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। आगे चल करके जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बनता है, वह कहता है कि राजस्व विभाग अब जितना आय प्राप्त हो रहा है, जितना व्यय हो रहा है, किस क्षेत्र से कितना आय मिला हमें, किस क्षेत्र पे कितना हमने खर्चा किया, इन सभी का लेखा जोखा हमें विस्तृत रूप से मिलनी चाहिए।
छोटी छोटी चीजों का हमें हिसाब चाहिए, ठीक, ताकि समस्त राज्य में एक समरूप राजस्व व्यवस्था स्थापित की जा सके। आगे जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, उसके काल में राजस्व विभाग की संरचना पूर्ण रूप से विकसित होती है। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बनता है, राजस्व व्यवस्था पर एक बहुत व्यवस्थित संरचना तैयार करवाता है और उसे अच्छे तरीके से लागू करता है और तमाम प्रकार के कल्याणकारी कार्य शुरू करता है। आगे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में केंद्र का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टन का निश्चित किया गया। जब बहुत अच्छे तरीके से राजस्व व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया फिरोज शाह तुगलक ने, तो उसने जब पूरा जांच करवाया, समझा बूझा, तब जाकर के उसने 6 करोड़ 25 लाख टन का एक निश्चित करता है कि हमें एक साल में इतना चाहिए। अब उसे दोआब से 80 लाख टन का की आय प्राप्त होती थी। अगर यहाँ पे बात कीजिए फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो दोआब का क्षेत्र था, यहाँ से उसे 80 लाख टन का की आय प्राप्त होती थी। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न बनने की संभावना है कि फिरोज शाह तुगलक को दोआब से कितनी आय प्राप्त होती थी, तो 80 लाख टन का की आय प्राप्त होती थी। फिर यहाँ दूसरा प्रश्न बन सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में केंद्र का राजस्व कितना निश्चित किया गया था, तो 6 करोड़ 25 लाख टन का निश्चित किया गया था। तो इस तरीके से क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।